हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। मैं रितेश यादव एक बार फिर से सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी है, मैराथन के रूप में आप ले सकते हैं इसे, ठीक है। काफ़ी फ़ायदेमंद है ये क्लास, तो इसे अंत तक ज़रूर देखना आप लोग, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अधिगम, यानी अधिगम के बारे में सीखेंगे। लर्निंग क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आप क्या करते हो, अधिगम कर रहे हो, तो वहाँ से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा अस्थायी परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जो अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा अथवा अनुभव के द्वारा सीखा जाता है या ग्रहण किया जाता है। उससे जो परिवर्तन होता है अस्थायी रूप से, उसे हम अधिगम कहते हैं। इसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन, एक अस्थायी परिवर्तन। जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम में काउंट करते हैं, जबकि अस्थायी परिवर्तन को अधिगम में काउंट नहीं करते हैं। अस्थायी परिवर्तन होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये तीनों आपके अस्थायी परिवर्तन होते हैं। आप कोई चीज़ अभ्यास करके या प्रशिक्षण से अथवा अनुभव से सीखते हो और अस्थायी रूप से परिवर्तन करते हो, तो उसे हम अधिगम में काउंट करेंगे। अगला है अस्थायी परिवर्तन। जैसे आपके पास बीमारी है, आपको कोई बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं या कोई व्यक्ति, तो क्या है, कुछ क्षण के लिए है, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से उसको कुछ सीखने को नहीं मिलता है। अगला है शराब या मदिरा। कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो भी अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। शराब पी करके वो बहुत अच्छी बातें करता है, तो उसको हम अस्थायी परिवर्तन में ही रखेंगे, क्योंकि उससे अधिगम नहीं हो पा रहा है। अब परिपक्वता, अगर ये नहीं है, किसी व्यक्ति में अगर मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर उसको भी हम अधिगम में काउंट नहीं करेंगे। अगला है थकान। कोई व्यक्ति अगर कार्य से थक जाता है तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अगला है मूल प्रवृत्ति। जैसे भूख, प्यास, ये सब सारी चीज़ें आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया कि अस्थायी जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम में काउंट नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। परिपक्वता शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग गैसेल ने किया था। परिपक्वता जो मैच्योरिटी है, इसका प्रयोग सबसे पहले गैसेल ने किया, ये याद रखेंगे आप, फैक्ट है। अगला है मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, यानी कि अधिगम की परिभाषा यहाँ पे हम देखेंगे। अधिगम हमारा चल रहा है टॉपिक, तो ठीक है, अधिगम टॉपिक जो चल रहा है उसको हम देखेंगे। तो गेट्स ने अधिगम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। गेट्स का एक बार फिर से देखेंगे आप। गेट्स ने बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। एक बार फिर से देखेंगे। क्रो कहते हैं, क्रो एंड क्रो, ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। अगर आप ज्ञान, अभिवृत्ति या आदतों को अर्जित करते हैं तो वो आपका अधिगम है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम से हम विकास कर सकते हैं। कोई चीज़ें हम सीखते हैं तो वो हमारा लर्निंग होता है, अधिगम होता है, वहाँ से हम, तो ये हो जाएगा अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अगला है गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा क्या दी अधिगम की? उन्होंने कहा कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा। सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से देखें। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इसका, या इसे बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 99 रुपीज़ का है आपका CDP का और आपका हिंदी का। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पे टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, यानी कि इस पर पे करके आप यहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा या टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रॉनबैक। क्रॉनबैक अधिगम की परिभाषा दिए, कहा कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना अधिगम कहलाता है। क्रॉनबैक क्या कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना अधिगम कहलाता है। वहीं गिलफोर्ड की परिभाषा हमने आपसे बताई, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम होता है। ठीक है, अगला है हिलगार्ड का। हिलगार्ड ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया पुराने अनुभव से व्यवहार में जो परिवर्तन लाती है उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया जो पुराने अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाती है उसे हम अधिगम कहते हैं, हिलगार्ड ने कहा है। अब बात करते हैं अधिगम के सोपान की, यानी स्टेप ऑफ लर्निंग। तो इसमें मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जिसकी आवश्यकता होती है, और लक्ष्य यानी कि जो हमारा उद्देश्य होता है ये है। अगला है बाधाएं, ये अधिगम के सोपान है, मतलब कि अधिगम करते समय इनसे आपकी मुलाकात जरूर होंगी। ठीक है, अधिगम के दौरान इन सभी पहलुओं से आप गुजरेंगे। तो पहला मोटिवेशन है, अगला है लक्ष्य यानी जो आपका टारगेट गोल है, उद्देश्य। अगला है बाधाएं, जो बीच में आपकी बाधाएं आती हैं अधिगम के दौरान। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके कमरे की लाइट चली जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो वहाँ से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, तो ये आपका अधिगम का सोपान है। अगला है तत्परता। अगर आप किसी चीज़ के प्रति यानी कि आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर CTT एग्ज़ाम आपका है सामने, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप तत्पर नहीं हैं तो शायद अच्छा रिजल्ट आपका नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे तत्परता भी अधिगम के सोपान में काउंट करते हैं। अगला है अधिगम के लिए वातावरण। सही बात है, एक वातावरण यानी कि एक माहौल अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी मायने रखता है। तो एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे अधिगम आसानी से किया जा सके। अगला है विभिन्न अनुक्रियाएं या अंतःक्रिया करना। मतलब अंतःक्रिया का अर्थ है कि आप विभिन्न प्रकार से जब अनुक्रिया करते हैं यानी सीखते हैं कोई चीज़, तो उसको अंदर ही अंदर आप देखते होंगे, आप खुद से मतलब याद करने की कोई चीज़ कोशिश करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अगला है अनुभवों का संगठन, मूल्यांकन करना। तो वो जब आप ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो उसका आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, अनुभव यानी मूल्यांकन करते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा है, आपके पास कितना अनुभव है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसका संगठन बनाते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। अगला है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो पहले आपके पास मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान आपके पास बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी आप तत्पर रहते हैं, तत्परता को आप पार करते हैं। तो उसके बाद एक अधिगम के लिए वातावरण आप बनाते हैं। ठीक है, माहौल क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ माहौल जब आपका बन जाता है तो आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, यानी तरह तरह की चीज़ें आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हर तरह से, और आप बुक के माध्यम से या जैसे भी आप तैयार करते हैं कोई चीज़, तो वो आपका हो गया। फिर इसके बाद आता है विभिन्न अनुक्रियाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंतःक्रिया करना, जब खुद से आप करते हैं तो उसका संगठन बनाते हैं। जब आपके पास अनुभव आ जाते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं, जो सारी चीज़ें आप पढ़े रहते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं
और जब इस मूल्यांकन करने के बाद आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि तब हम कहते हैं कि आपने क्या किया, अधिगम कर लिया है, सीख लिया है। ठीक है, आपकी लर्निंग हो गई है। तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं। अब अधिगम की विशेषताएं हम देखते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अधिगम सार्वभौमिक है, अर्थात हम किसी से भी सीख सकते हैं। जी हाँ, सही बात है कि अधिगम क्या है, एक ऐसी क्रिया है या प्रक्रिया है जिसे हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आपका अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। आप कहीं से भी सीखते हैं तो वो अधिगम ही होगा। ठीक है, अब सीखना क्या है, वातावरण की उपज है। अगली विशेषता है कि सीखना वातावरण की उपज है। फिर है अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि आप जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अधिगम हो गया। अगली विशेषता है सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन करना है। सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन करना है। अगला है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम कहीं भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक वातावरण ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं। सीखना बुद्धि में विकास करना है। अगर आप सीखते हैं तो आपकी बुद्धि ज़रूर विकसित होगी। तो सीखना क्या है, बुद्धि में विकास करना है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अधिगम सदैव कैसा होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण, यानी कि आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अधिगम करते हैं। जैसे आपका CTET आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। आप CTET की तैयारी कर रहे हैं CTET एग्ज़ाम के लिए, तो आपका उद्देश्य क्या हो गया, CTET। तो अधिगम कैसा होना चाहिए, सदैव अधिगम का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण अधिगम सही रहता है। अगला है सीखना अनुभवों का एक संगठन है। तो सीखते हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इधर जो है इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, इसके बाद आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। ठीक है, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप CDP पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो क्या हो गया आपका कि अनुभवों का संगठन, आप अलग अलग चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, संगठित कर रहे हो। तो वो आपका हो गया अनुभवों का संगठन हो गया। अगला है अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। बिल्कुल, आप दोनों प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं अधिगम के अंतर्गत, लेकिन हम उसे अधिगम नहीं मानेंगे जो नकारात्मक। मतलब अगर कोई व्यक्ति मदिरा पी रहा है तो आप उससे सीख तो सकते हैं कि आप भी देख करके पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो होगा कैसा, नकारात्मक अधिगम होगा कि आपने सीखा भी तो निगेटिव सीखा। ठीक है, आपने पॉजिटिव कुछ ग्रहण अगर किया है तो वो आपका सकारात्मक हो गया। कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पे जाता है, आप भी उसका देख के कॉपी करते हैं, उसी तरह से आप तैयारी करते हैं, आप जाते हैं, तो वो आपका सकारात्मक परिवर्तन हो गया, यानी सकारात्मक अधिगम हो गया। अगला है अधिगम सक्रिय रकर होता है। ठीक है, सही बात है। अधिगम अगर आप एक्टिव हो किसी चीज़ को लेकर, आपका CTET एग्ज़ाम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सामने है CTET एग्ज़ाम। ठीक है, CTET एग्ज़ाम आपके सामने है, तो आप अगर सक्रिय रहकर करते हैं तो आपका अधिगम क्या है, वो फ़ायदेमंद है। आपका अधिगम सक्रिय रहकर होना चाहिए। अगला है अधिगम में समय भी लगता है। सही बात है, आपका एग्ज़ाम CTET अगर मान लीजिए आज से 20 दिन बाद है, अभी 16 दिन बाद है, तो हम 16 दिन का समय तो लग रहा है ना आपकी तैयारी में। तो ये हो गया आपका कि अधिगम में क्या करता है, समय लगता है। ठीक है, अगला है अधिगम से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी कि अधिकतर आप देखेंगे अधिगम से क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, उससे हम अधिगम में रखते हैं। जैसा मैंने बताया, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सही बात है, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है तो आप वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं, तो वो आपका एक विकास हो गया, यानी गत्यात्मक जो विकास होता है। एक है कि आपने यहाँ से किसी व्यक्ति को मतलब
पढ़ाते हुए देखा, आप भी पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ करते हुए देखा आपने, वो किया। तो अधिगम क्या है? सर्वांगीण, मतलब हर क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। आपका बुद्धि विकसित हो रहा है, आप खेल कूद रहे हैं तो आपका बॉडी सही हो रहा है, उसमें भी मतलब हेल्थ आपका हो रहा है। तो हर चीज़ें हैं यहाँ पे जो अधिगम के अंतर्गत आती है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी पहले ये पॉइंट मैंने बता दिया था, रिपीट हो गया। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण ही होना चाहिए। अब बात करते हैं अधिगम के जो सिद्धांत हैं। तो इसमें आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो पावलोव का है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर ने दिया है। इसके बाद आपका आएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत जो कोहलर, वर्दीमर, कोप्फा और कोटलेविन ने दिया था। तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत हो गया आपका। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, जो अधिगम के लिए इन्होंने पहले अध्ययन किया उस सिद्धांत के बारे में, फिर उसको देखा प्रयोग करके। तो अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर के आदि सिद्धांत मतलब आते हैं, इन लोगों के सिद्धांत आते हैं, यानी कि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये सभी सिद्धांतवादी इसमें आते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। 1898 में इन्होंने पीएचडी शोध के दौरान एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक है जो है एजुकेशन और साइकोलॉजी, तो उसमें मनोविज्ञान यानी शिक्षा का प्रयोग किया शब्द का। फिर इसमें एनिमल के बारे में इन्होंने जानकारी दी इस शोध के दौरान, तो प्रैक्टिकल इन्होंने किया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को लागू किया। फिर इसका प्रयोग जो है इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर किया। उसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत को रखा, ठीक है। इस सिद्धांत की जो खोज की थी थॉर्नडाइक ने, उनकी एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। तो जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, एसआर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की, ठीक है। थॉर्नडाइक अमेरिकी मूल के ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। सबसे पहले बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया, ठीक है, उसका नाम था पजल बॉक्स। उस पजल बॉक्स में इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया और मछली का एक टुकड़ा यानी मांस का टुकड़ा, मछली के मांस का टुकड़ा पिंजरे के बाहर रखा। यह मांस का टुकड़ा बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, यानी उद्दीपक का अर्थ होता है जिसे देखकर अनुक्रिया करना, और बिल्ली ने यही किया। मतलब बिल्ली ने देखा कि बाहर मांस का टुकड़ा रखा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने क्रियाएं करी, मतलब इधर उधर उछल कूद करी। तो उस दौरान जो घटना घटेगी उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने लगती है, और फिर बार बार क्या करती है बिल्ली, पिंजरे के चारों तरफ अपना पैर मारना शुरू करती है। और ऐसा एक बार होता है, अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है, यानी कि एक कुंडी लगी होती है, आप समझ सकते हैं, लीवर होता है, और जैसे ही उस लीवर पे पैर उसका जाता है बिल्ली का, तो देखती है कि मांस का टुकड़ा जो है उसने प्राप्त कर लिया। जैसे दरवाज़ा खुला उसने मांस का टुकड़ा वहाँ से प्राप्त कर लिया। फिर इस क्रिया के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पे मांस का टुकड़ा रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ली है। बिल्ली का पैर जैसे ही इस लीवर पर पड़ता है तो ये दरवाज़ा क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, मतलब खुल जाता है, ठीक है। इसकी कुंडी यहाँ से हट जाती है तो ये दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। इस तरीके का ये दरवाज़ा बनाया हुआ है कि आराम से ये खुल जाता है। फिर थॉर्नडाइक ने इसको बंद किया और देखा बिल्ली क्या करती है, इसको सफलता मिल चुकी थी एक बार, तो ये फिर से प्रयास करेगी। तो ऐसा ही बार बार ये करती रही, ठीक है। पहले तो अधिक प्रयास की, मतलब समझ लो कि अगर 100 बार उसने इधर उधर पैर मारा तब जाके ये दरवाज़ा खुला, यानी लीवर पे पैर गया, दरवाज़ा खुला, तो उसने मछली का टुकड़ा जो है, मांस का टुकड़ा प्राप्त किया।
इसके बाद देखा कि अब ये जो 100 बार में खुला था, अभी 100 बार पैर मारने से इसकी संख्या कम हो गई, मान लो 50 हो गई। फिर इसने ऐसा किया तो अब जाके मान लो 10 या 5 जो भी मान लो, फिर ऐसे किया तो अब जाके इसको पता चल गया कि नहीं, ये लीवर जो है मेन यही है, अगर लीवर पे हम पैर रखते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, जब भी इसको मांस का टुकड़ा या कोई भी चीज़ प्राप्त करनी होती थी, इसने लीवर पे पैर रखा, दरवाज़ा खुला और बाहर आके इसने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला कि बार बार प्रयास करने से क्या होता है, वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसे इसलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, थॉर्नडाइक एसआर जो थ्योरी है आपकी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने जो दिया है उसे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना गया, और इसे प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे क्यों कहा गया, क्योंकि बिल्ली ने कई बार प्रयास किए होंगे तो उससे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, मतलब कहीं और पैर लगा होगा तो दरवाज़ा नहीं खुला होगा, लेकिन वो फिर भी क्या की, यहाँ पे प्रयास करती रही और एक समय आया कि दरवाज़ा खुल गया, उसने मछली का टुकड़ा, जो मांस का टुकड़ा है, उसको प्राप्त कर लिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्यों करते हैं, मछली ने 100 बार पैर तो मारा पहले इधर उधर, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मतलब हमने पैर कहाँ लगाया और दरवाज़ा कैसे खुल गया। ठीक है, उसने मछली का टुकड़ा तो मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमने पैर कहाँ रखा। तो इस दौरान उसको भूल भी हुई, उससे भूल भी हुई, लेकिन उसने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, मतलब प्रयत्न वो करती रही। तो इसी कारण से इसे हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। कहने का अर्थ है बिल्ली ने जितना अधिक प्रयास किया उससे त्रुटियों की संख्या क्या हुई, कम होती गई, यानी कि जो भूल रही थी वो अब धीरे धीरे वो क्या होता गया, कम होता गया। तो प्रयत्न करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि वो लीवर पे पैर रखना सीख गई। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पे हमें ये पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों से वो सीखने में सफल हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत रखा। इसे संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, और आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत मतलब जब मछली को मांस का टुकड़ा मिला तो वो यहाँ पे खुश हो गई, यानी कि हर्ष का मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो वो खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसको मांस का टुकड़ा नहीं मिलता था इधर उधर पैर मारने से शुरुआत में, तो उसे दुख भी होता था। तो इसलिए इसे हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहा गया। अगला है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या हो सकता है, इसको समझेंगे अब। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का शैक्षिक जो महत्व बताया है, उसमें थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। बच्चों को स्वयं प्रयत्न से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि बच्चों को स्वयं करके सीखना चाहिए, या मतलब ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिससे वो करके सीखें, किसने कहा है, तो मनोवैज्ञानिक आपके थॉर्नडाइक होंगे, इन्होंने कहा था। अब है क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक अस्थायी होता है, यानी कि बिल्ली ने जब पैर चलाया तो एक समय आया कि उसने पैर चलाना सीख गया, मतलब सीख गई बिल्ली, पैर लगाना सीख गई, जहाँ भी अब लगाना है कि लीवर कहाँ रखा है वहाँ पे पैर दबाना है हमको। ठीक है, तो बिल्ली इस प्रकार सीख जाती है, तो वो स्वयं से सीखती है, उससे कोई बताता नहीं है। तो अब ये क्या होगा कि उसके लिए अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा खुद से प्रयत्न करके गलती भी करता है, उसके बाद बार बार प्रयत्न करता है तो सीखेगा, और वो सीखा हुआ ज्ञान उसका अस्थाई होता, ठीक है, अधिक अस्थाई होगा। तो अनुकरण करके सीखने की एक स्वाभाविक विधि है अनुकरण। ठीक है, सीखने की एक स्वाभाविक विधि है। इस विधि में बच्चे अपना प्रयोग एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो अनुकरण करके मतलब जो बच्चे सीखते हैं तो उनके बारे में बताया गया है कि देखिए प्रयोग अगर करते हैं तो उस दौरान क्या होगा, अपना प्रयोग करेंगे तो भूल भी होगी उनसे, लेकिन वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो यह सिद्धांत प्रयत्न पर अधिक बल देता है
और असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्नशील होने के लिए मोटिवेट अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस सिद्धांत की विशेषता बता रहे हैं कि इसका जो शैक्षिक महत्व है उसमें तीसरा पॉइंट है आपका कि वह सिद्धांत मतलब ये जो सिद्धांत इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया है और दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये प्रयत्न पर बल देता है। ठीक है, कि असफल होने पर बार बार प्रयत्न करना उसके लिए क्या है, एक मोटिवेशन या उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब अधिगम के नियम से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम हैं। तो थॉर्नडाइक जो है 1920 में अधिगम के 2 नियम दिए। एक सीखने के मुख्य नियम मेजर लॉ ऑफ लर्निंग जिसे हम कहते हैं, दूसरा है सीखने का गौण नियम जिसे सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम दिए इन्होंने। पहला जो है सीखने का मुख्य नियम, इसमें इन्होंने 3 नियम दिया। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। पहला तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम है कि तत्परता के नियम के अंतर्गत बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार रहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि नर्सरी कक्षा के बच्चों को पुस्तक पढ़ाया जाए। 6 महीने के बच्चों को चलाना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह इसके लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई 6 महीने का बच्चा है तो उसको चलाना आप नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब जैसे ही बड़े होते हैं तो फिर आप चलाना सिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे है कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, शरीर अगर उसका कमज़ोर है, तो फिर आप उससे मतलब तुरंत में शुरू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तत्परता का नियम कहता है। अगला है अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं। यानी अभ्यास, आप तो समझ रहे हैं अभ्यास कितना मायने होता है। तो यदि अभ्यास लगातार हो तो वह स्मृति में बना रहता है। यानी किसी चीज़ का आप अभ्यास करते हैं तो उसे आप अपनी मन मस्तिष्क में आप बसा कर रखते हैं, यानी कि याद करके रखते हैं। तो उपयोग का नियम इसमें आता है, एक अनुपयोग का नियम। तो मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। यानी जो कार्य आपको आता है आप उसी को करना चाहते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है आप उसी को पढ़ना चाहेंगे, जिसमें नहीं मन लगता है नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो अगला है अनुप्रयोग का नियम। यह नियमित प्रयास न किया जाए तो इसमें दिया है कि यदि प्रयास जो है आपका नियमित रूप से न हो तो ज्ञान क्या होता है, अधूरा रह जाता है। अर्थात कुछ समय बाद वो क्या होता है, भूल जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद भूल जाता है अथवा कम होता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। अगला है तीसरा, इन्होंने नियम दिया मुख्य नियम के अंतर्गत जो आपका मेजर लॉ दिया था, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग दिया था, उसमें इन्होंने तीसरा नियम दिया है कि परिणाम व प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसमें इन्होंने देखा कि कक्षा में अध्यापकों को छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्ट वाले। आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे प्रश्न बनता है कि एक बच्चा समस्या से परेशान है तो आप क्या करेंगे, उसे कक्षा से भगा देंगे यानी कि उससे बाहर निकाल देंगे, उसको दंड देंगे या उसकी सहायता करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आप वहाँ पे पॉजिटिव आंसर ही देंगे कि उसकी आप सहायता करेंगे। उसी प्रकार कक्षा में अध्यापक को जो छात्र हैं उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है फिर भी उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए, दंडित करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला है, जब तक अध्यापक छात्रों को प्रेरणा नहीं देगा तब तक बालक सीखी जाने वाली प्रक्रिया के लिए तैयारी नहीं रहेगा। अगर कोई बच्चा को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप कह दीजिए आप ये वाला आप तैयार करते हैं। ठीक है, आप उसको कोई कार्य देते हैं, बच्चा तैयार करता है, आप उसको प्रोत्साहित करिए, उसको इनाम दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या होगा, मोटिवेशन जागेगा और वो प्रेरित होकर अधिगम करेगा यानी सीखेगा। अगला है, अध्यापक को विद्यालय में ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे छात्रों में संतोषजनक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे छात्र आपसे पूछें भी, आप बताएं भी, तो छात्रों का मन भी लगेगा। ठीक है, डरना नहीं चाहिए। बाकी सीखने के जो गौण नियम है उसमें 5 नियम इन्होंने दिए। जो दूसरा नियम है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग था उसमें हम बता रहे हैं। तो बहु अनुक्रिया का जो नियम है, पहला वाला बहु अनुक्रिया का नियम, इसे देखिए आप। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक अनुक्रियाएं की जाती हैं।
इनमें से कुछ अनुक्रिया होगा यहाँ पे, अनुक्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति के लक्ष्य में लाभ नहीं पहुँचाती हैं, नकारात्मक होती हैं, मतलब कुछ लाभ पहुँचाती हैं कुछ नहीं पहुँचाती, फिर भी हम उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, फिर भी उनसे हम सीखते हैं। तो लक्ष्य जो छात्रों को कक्षा में किसी चीज़ को स्वयं करके सीखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। मैंने बताया आपको कि छात्रों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए ताकि वो कक्षा में सीखें। तो खुद से सीखेंगे तो क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में वातावरण को योग्य बनाए, जिससे बालक शिक्षक के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर पाए और बिना किसी सामग्री तनाव के शिक्षण कार्य में अभिरुचि दिखाए। मतलब उसको उस पर दबाव नहीं बनाना है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इसमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कक्षा में अध्यापन करने से पहले विषयों को उचित प्रकार से रख लें, यानी कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें रख लेना चाहिए। उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षार्थियों को पहले ही बता देना चाहिए, जिससे आप पढ़ाएं और बीच में पूछते रहें तो बच्चे बताते जाएं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अधिक समझ पाएंगे। इससे बच्चे क्या करेंगे, अधिक समझ पाएंगे। अगर कोई चीज़ आप पहले से बता देते हैं तो बच्चा अगर उसको पढ़ भी लेता है खुद से, आप फिर बताते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, समझ में अच्छे तरीके से आती हैं। अगला है सादृश्यता का नियम, यानी आत्मीकरण का नियम जिसे हम कहते हैं। इसमें छात्र के पूर्व अनुभव या पहले से सीखी गई अनुक्रिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इसमें सादृश्यता का जो नियम है, इसमें बताया जा रहा है कि छात्र अपने पूर्व अनुभव से जो पहले से सीखी हुई चीज़ें हैं उनसे क्या करें, अनुक्रिया करें या उनसे जोड़ करके उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, छात्रों को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। अगला, शिक्षक को चाहिए कि वह ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान घटना का संबंध जोड़ें, जिससे वर्तमान घटना समझ में आए। ठीक है, अगर कोई घटना घटित हुई है उसको इतिहास के घटनाओं के साथ उसे जोड़ना चाहिए, जिससे आपका इतिहास वाली घटना भी समझ में आ जाएगी और उस घटना से जब इसको लिंक करके बताएंगे तो ये घटना भी समझ में आ जाएगी जो तत्काल में हुई है, वर्तमान में हुई है। ठीक है, अगला है साहचर्य परिवर्तन नियम। तो इसमें कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है तो वह नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर कोई किसी व्यक्ति में अनुक्रिया करने की क्षमता है तो क्या करेगा, नया जो उद्दीपन होगा उससे वो क्या करेगा, नए उद्दीपक से उद्दीपन उसके लिए उत्पन्न होगा और उससे वो क्रिया करके सीख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि उचित वातावरण बना करके रखें और छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करें, जिससे छात्रों को लाभ मिल सके, छात्र उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अगला है पावलोव का नियम, जिसे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।